जय हिंद साथियों, मैं अनिक यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसी में आज हम बात करेंगे। जो आपका 28 जनवरी जो आपका 28 जनवरी 2019 को जो आपका 49,568 जो वैकेंसी थी, उसमें जो आपका बैच बना है 20 और 21 बैच बना है। उसमें जो आपका हिंदी का पेपर था, उसी हम हिंदी के पेपर को आज हम लेके चलते हैं। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि इन इन पेपरों से आपको एक तो पेपर का पैटर्न पता चल रहा होगा, और जिस तरीके से हमारे किस तरीके से हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो हमें बताता है कि कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। प्यारे साथियों, इसमें मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। तो आपके जो आंसर हैं, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो, राग गोविंद मीराबाई ने लिखी थी, गीत गोविंद भी मीराबाई ने लिखी थी, और राग सोरठा के पद ये भी आपकी मीराबाई ने लिखी थी। तो देखो, ये इसका जो आंसर है वो वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास के साथ साथ हम थोड़ी अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो तीनों रचनाएं मीराबाई ने लिखी थी। और देखो, जो मीराबाई का जो जन्म हुआ था, जो मीराबाई का जो जन्म हुआ था, प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी राइटर का जन्म, तो आपका जोधपुर, कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करें तो कुछ एक दो रचना और है। एक तो नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा है, ये मीरा जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपकी रचना है। और एक आपका गोविंद टीका, गोविंद टीका भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना मीराबाई की है। अब देखो, जो आंसर है हमारा वैदेही वनवास है। अब बात आती है कि जो वैदेही वनवास है ये रचना किसने लिखी थी? तो देखो, वैदेही वनवास आपकी लिखी थी अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध ने इसकी रचना की, प्यारे साथियों। और ये कहाँ से थे? आजमगढ़ से थे। ये कहाँ से थे? आजमगढ़ से थे। और इनकी एक और रचना है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 115 की हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 115 बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से मैं आपको कई चीजें बताऊंगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? सबसे पहले बात आती है कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार मिला, वो 1955 ईस्वी में मिला। देखो, जो आपकी ये रचनाएं हैं, ये सभी हमारी किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो 1955 में इनको मिला, और इनको जो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1954 से हुई। बात करें कि हिमतरंगिनी, इसका जो आंसर है वो आपका हिमतरंगिनी हो जाएगा। हिमतरंगिनी रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। देखो, इस पुरस्कार की बात करें तो यह देखो 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है ये पुरस्कार। अगर आप बात करें कि 2023 और 24 का, 2023 और 24 का ये पुरस्कार किसको मिला है, तो प्यारे साथियों, इसमें आपका एक जो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। देखो, जो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, जो यूपी के हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। ये आपकी नीलम नीलम शरण नीलम शरण गौड़ हैं। ये आपकी कहाँ से हैं? प्रयागराज से बिलोंग करती हैं। इनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें कि हिंदी भाषा के लिए 2023-24 का किसको मिला है, तो देखो, ये आपका संजीव हैं, एक उपन्यासकार हैं, इनको मिला है। और ये कहाँ से? सुल्तानपुर से हैं। ये कहाँ से प्यारे साथियों? सुल्तानपुर से हैं। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बात करें हम कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, इनको देखो 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार और मिला था। और बात करें ये इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे आपका? वो आपका पड़ता है होशंगाबाद। कहाँ पड़ता है आपका?
होशंगाबाद पड़ता है। होशंगाबाद का आपका पड़ता है आपका कहाँ पर, एमपी में। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा छूट कर नहीं जाएगा, और मैं उसी प्रकार से इन सेटों को लेके चल रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आपका छूट कर नहीं जाए। देखो आगे आपका क्वेश्चन है दिए हुए हैं कि 116 से लेके 120 तक आपका देखो ये गद्यांश दिया हुआ है, और गद्यांश को पढ़ते हुए आप उनके आंसर दे पाओगे। तो बात करते हैं, देखो हम गद्यांश को आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो यह है, पारखी डॉक्टर बोगल ने यहू ही चंबा अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई संमोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और जो बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। आगे कह रहा है कि जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मक बनाती हैं, वहीं रावी नदी में मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन को मनोहरी मेल और चंबा के लोगों को अलमस्त फक्कड़ तबीयत के, यानी अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों की ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति और अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इसकी ख्याति चंबा की उसकी जो ख्याति थी चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह, इनका जो देखो शासन है, राजा राम सिंह, राजा भूरी सिंह, इनके विशेष उल्लेखनीय वास्तुकला, भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, इनको इन्होंने प्रोत्साहन किया। तो अब प्यारे साथियों हम क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। जो चंबा का इतिहास है वो धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो देखो, मन को हरने वाला, दर्द को देने वाला, नापसंद करने वाला, या ठीक ठाक। देखो इसमें एक अभी सेंटेंस आया था कि जो चंपा की वादियां थीं जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं, तो मन को हरने वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा 117 क्वेश्चन है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? वहां आने के बाद, अपने अनुभव साझा करने के बाद, या किसी के सुनने के बाद। तो देखो जब डॉक्टर बोगल वहां पर आए तो उन्होंने अपने अनुभवों के बाद में उसको चंबा को क्या कहा? अचंबा कहा। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, या परिस्थिति के कारण। देखो इसमें 3 राजाओं का, राजा भूरी सिंह, राजा देखो भूरी सिंह की बात की, और आपके रायश्री सिंह की बात की, राजा राम की बात की। तो वहां से हमको पता चलता है कि किसके कारण, राजाओं ने भी अधिक यहाँ पर योगदान दिया। तो इसका आंसर हमारा राजा के कारण हो जाएगा। आगे कह रहा है चंबा की किस शैली की पहचान बनाई गई? यानी जो चंबा में जो शैलियाँ थी, किस प्रकार की शैली थी जिसके कारण इसकी पहचान बनाई गई? तो देखो कलम शैली हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें देखो मूर्तिकला की बात कर रहा है और आपकी वास्तुकला की बात कर रहा है। तो जो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कलम शैली हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 120 है, ये आपका वशीकृत शब्द समानार्थी अनुच्छेद में पहचानिए। यानी जो वशीकृत शब्द है, वशीकृत का मतलब होता है किसी को अपने आप में वश में करना। और वहां पर देखो सैलानियों को क्या किया जा रहा था? ख्याति तो नहीं दी जा रही थी,
सैलानियों को क्या किया जा रहा था, मंत्रमुग्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मंत्रमुग्ध इसका आंसर हो जाएगा। ये प्यारे साथियों गद्यांश से संबंधित थे जो हमारे क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। इसमें आपसे कह रहा है कि जो 4 विकल्प जो दिए हुए हमारे, जो 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो पद्य के उचित अलंकार को, यानी जो अलंकार है, अलंकार को आपको अच्छा विकल्प है। तो देखो अलंकार है आपका, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो इसमें जो आपका है प्यारे साथियों कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। देखो बार बार, यानी भिखारिन को देखकर वो अपने दरवाजों को क्या कर दे रहे हैं, बार बार बंद कर दे रहे हैं। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं हम। तो इसमें देखो रेखांकित में आपको अव्यय बताना है। सबने उसे बुरा कहा, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो अच्छा बना। अब जो लेकिन शब्द है ये आपका कौन सा अव्यय है। तो प्यारे साथियों देखो इसमें क्या है कि 2 सेंटेंसों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। देखो पहला सेंटेंस है आपका सबने उसे बुरा कहा, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस है आपका वह अच्छा बना, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। अब ये जो है आपका जोड़ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 से। तो इसमें आपको देखो अशुद्ध वाक्य छांटना है। अशुद्ध वाक्य के रूप में अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, यानी विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ये आपका जो वाक्य दिया हुआ है आपका अशुद्ध दिया हुआ है। जो इसके अंदर इसकी शुद्ध एक वाक्य है वो कौन सा है। तो विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है या विद्यालय की बाईं ओर बड़ा मैदान है। प्यारे साथियों विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 124 से हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा 124 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जहां छंद में सभी चढ़ समान होते हैं। यानी ऐसा कौन सा छंद होता है जिसमें सभी चढ़ समान होते हैं, उस छंद को हम क्या कहेंगे। तो प्यारे साथियों जिसमें सभी चढ़ समान होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, सममात्रिक, सममात्रिक छंद कहते हैं। बात करेंगे जो सममात्रिक हमारा छंद है हमारा कौन सा है, चौपाई है। चौपाई में आपके सभी में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं कि जो विषम मात्रिक छंद है वो कौन कौन से, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सममात्रिक पूछ लेगा या विषम मात्रिक पूछ लेगा। ऐसे भी हमारे क्वेश्चन देखने के लिए हमको परीक्षा में मिले हैं। तो उसी के लिए हम विषम मात्रिक की बात करें तो देखो आपका कुंडलिया हुआ, कुंडलिया कुंडलिया और छप्पय, ये हमारे दोनों विषम मात्रिक छंद हैं। अर्धमात्रिक की बात करें तो देखो दोहा और आपका सोरठा, दोहा और आपका सोरठा कैसे आपका अर्धमात्रिक छंद है। मात्रिक छंद की बात करें तो देखो आपका गीत का हुआ और हरिगीत का हुआ, ये आपके कैसे हैं, मात्रिक छंद है। तो प्यारे साथियों आशा कर रहा हूं, और आपका देखो उलाला भी आता है, उलाला। आशा करता हूं मैं कि आपको चीज़ें आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे देखो आपका मुहावरा है, उसका सही अर्थ बताना है आपको। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना होता है कि वो काफ़ी क्या है आपका बहुत अनुभवी व्यक्ति होना, बहुत अनुभवी। देखो खुशी मनाना नहीं है, ना प्यास बुझाना, ना लज्जित होना। तो इसमें देखो सबसे जो सटीक ऑप्शन है वो आपका बहुत अनुभवी होना। आगे आपका क्वेश्चन है 126 की बात करें हम। देखो इसमें दिया हुआ है कि आपका 4 विकल्पों में से उसका सही विकल्प बताइए जहां किसी हानि के कारण शोक का भाव उपस्थित हो। क्या हो आपका, शोक हो। तो प्यारे साथियों शोक हमारा किस में होता है, आपका करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका शोक होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीर रस की बात करें हम
तो वीर रस में आपका क्या होता है, उत्साह होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। हास्य रस की बात करें तो इसका हास होता है, हंसी की बात होगी। वात्सल्य की बात करें तो इसमें वात्सल्यता, वात्सल्यता इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका वात्सल्यता हो जाता है। तो प्यारे साथियों, रसराज की बात करें, रसराज कौन सा आपका रस होता है, किस रस को हम रसराज कहते हैं, तो आपको कहते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। और भरत मुनि ने कितने रसों को माना था, आपका 8 रसों को माना था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 से। उस सही विकल्प का, इसमें देखो भाववाच्य में, भाववाच्य वाक्य का परिवर्तन सही विकल्प है, यानी भाववाच्य में, भाववाच्य में आपको बदलवाना चाह रहा है। तो देखो राधा स्कूटी चला रही है। प्यारे साथियों, जो हमारे वाच्य की एक छोटी सी 7 या 8 मिनट की क्लास थी, उसमें मैंने आपको भाववाच्य बताया था। तो भाववाच्य में बताया था कि उसमें या तो द्वारा शब्द आए, या उसमें द्वारा का भाव क्या हो, आपका छुपा हुआ हो। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये प्यारे साथियों इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी राधा के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है। आगे देखो, राधा स्कूटी चलाई, राधा धारा चलाई, और आपका राधा से स्कूटी चलती है, ये भी नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और विशेषकर जो भाववाच्य होता है, इसमें द्वारा शब्द लगा हुआ होता है, या द्वारा आपको नहीं दिया होगा, तो उस प्रकार का आपका भाव आपके सेंटेंस में देगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। तो देखो इसमें उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं। प्यारे साथियों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हम कराए थे, उसमें हमने पूरे 20 चिन्हों के बारे में बात की थी। देखो मुझे पता है कहाँ कहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है, तो मैं उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अगर हम इसमें उद्धरण चिन्ह की बात करें, तो देखो इसमें देखो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो ये उद्धरण नहीं हो सकता। और ये आपका इसमें क्या, आपका विस्मयादिबोधक संबोधन वाला चिन्ह दिया, विस्मयादिबोधक, और उद्धरण चिन्ह आपका ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। इसमें आपका देखो ये हाइपन दिया हुआ, तो ये आपका उद्धरण चिन्ह नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। प्यारे साथियों, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, कि चक्रधर में जो समास है उसका विग्रह करवा रहा है। चक्र है धर जिसके, देखो चक्र है अधर जिसके, चक्र धारण करने वाला। तो चक्रधर किसको कहते थे, चक्रधर किसको कहते थे, भगवान विष्णु को कहते थे। अब बात करें प्यारे साथियों कि इसमें जो चक्र को धारण करने वाला, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। बात करें कि इसके अंदर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि आपका समास होगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें क्या है आपका, कि क्वेश्चन 130 दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य का सबसे अच्छा शब्द हो, यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो रात में घूमने वाला, रात में कौन वो घूमते, निशाचर, दानव। निशाचर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, निशाचर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है। देखो आपको पेपर को जल्दी करना, तो आपको थोड़ी नजरें तेज करनी पड़ेंगी। आप पूरा क्वेश्चन न देखते हुए आप देखेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। इसमें शब्द आपका दिया हुआ क्या, मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा शब्द दिया हुआ है। तो हम मुद्रा का इसमें क्या आंसर है, मुद्रा को हम क्या कहते हैं, आपका जो इसमें आंसर है आपका क्या है, रूप है। और हम मुद्रा को क्या कहते हैं, देखो सिक्का भी बोलते हैं मुद्रा को, मुद्रा को प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, सिक्का भी बोलते हैं, आकृति भी बोलते हैं, आकृति भी मुद्रा को बोलते हैं, धन भी बोलते हैं, और आपका मोहर भी बोलते हैं, मोहर भी बोलते हैं। अब देखो भाग की बात करें, भाग देखो हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, और आपका विभाजन होता है। भाग का अनेकार्थी क्या होता है, हिस्सा और विभाजन। गोद की बात करें प्यारे साथियों, को गोद का देखो अंक होता है, और आपका गोदी होता है, अंक गोदी, और आपका एक और होता है उत्संग, उत्संग और प्यारे साथियों होता है। आगे बात करें हम पर्वत की,
तो पर्वत में आपका महीधर होता है, महीधर, महीधर होता है। आपका शिखर, शिखर होता है, शिखर होता है आपका। गिर होता है। ये हमारे किसके होते हैं? पर्वत के होते हैं। तो जो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर ए है, और उसका आंसर क्या है आपका? रूप है। आगे प्यारे साथियों 132 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कर्ता कारक को पहचानिए। तो कर्ता ने, कर्ता कारक को पहचानिए। तो कर्ता का क्या होता है आपका? ने होता है। आगे बात करता है कि कर्ता का अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता क्या करता है? जो अपने कार्य को करे, जो अपने कार्य को करता है वही तो कर्ता होता है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपको इसमें पूछे कर्ता कौन है, तो इसमें कर्ता कौन है आपका? राम करता है, राम करता है। वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो जो अपने कार्य को करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं प्यारे साथियों, कि आपसे पूछ रहा है कि जो वाक्य आपका दिया हुआ है इसमें कौन सा काल है? आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। तो इसमें देखो आपका कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्य काल है आपका। देखो जब हम सेंटेंस काल पढ़ते हैं तो काल में देखो पहली पहचान देखो आपकी यही होती है, जब हमारा गागी के दिया हुआ होगा, गागी के दिया हुआ होगा तो हमारा कौन सा? भविष्य काल होगा। ता है, ती है, ते हो, दे होंगे तो आपका वर्तमान काल होगा। और था थी थे दिए होंगे तो आपका कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। अब देखो होगी तो इसमें आपका सामान्य, सामान्य भविष्य काल है। आज वर्षा होगी, ये आपका आंसर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 135 में। इसमें कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। देखो सकर्मक आपकी वो क्रिया होती है जिसमें आपका क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया हुआ होगा। जिसमें कर्म दिया हुआ होगा वो हमारी क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब आप इन चारों सेंटेंसों को पहचान लीजिए, आप पढ़ के देखिए। कशिश हंस रही है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं। उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, नहीं दिया हुआ। सूरज उग रहा है, नहीं दिया। सीता बीड़ा बजा रही है, सीता क्या कर रही है? बीड़ा बजा रही है। वो देखो हम इसको पहचानने के लिए क्या शब्द का अर्थ और आता है, क्या क्या कर रही है, क्या आएगा, कौन आएगा, तो हमारा क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। प्यारे साथियों आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसका जो पुल्लिंग शब्द सामग्री है, सामग्री का जो पुल्लिंग शब्द होता है तो हम क्या कहते हैं? सम्राट। सम्राट का जो हमारा स्त्रीलिंग होता है वो आपका क्या होगा? सामग्री होता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों 137 क्वेश्चन से। आपको देखो यहाँ पर देखो चिड़िया शब्द दिया हुआ है, चिड़िया दिया हुआ है। वो चिड़िया का बहुवचन आपका क्या पूछ रहा है? चिड़िया। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चीजें ये कनेक्ट हो रही होंगी और हमारी जो आपकी इनकी छोटी छोटी 8-8 10-10 मिनट की वीडियो भी हैं, तो वहां से आप इन चीजों को और करेक्ट कर सकते हो। प्यारे साथियों आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखो कोई भी वर्ड होता है हम किसकी सहायता से बोलते हैं? जो वर्ड होते हैं हम उनको किनकी सहायता से बोलेंगे? वर्णमाला की सहायता से बोलेंगे, या हम अपने स्वर की सहायता से बोलेंगे, या हम ध्वनियों की सहायता से बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ प्यारे साथियों देखनी है कि जो हमारा स्वर होता है वर्ड स्वर की सहायता से जो हमारे क्या बोले जाते हैं, तो वर्ड स्वर की सहायता से हमारे क्या बोले जाएंगे प्यारे साथियों? व्यंजन बोले जाएंगे। जब तक देखो स्वर की सहायता नहीं ली जाएगी तब तक कोई भी व्यंजन बोला नहीं जा सकता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। वर्णमाला देखो व्यंजनों का समूह होता है, ध्वनियाँ होती हैं। देखो स्वर की तो पहले ही कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो वो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा।
देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वर्णमाला से, आपको केवल अपनी सिली मिस्टेक्स को रोकना है और अपने जो एग्जाम में कामयाबी हासिल करनी है। देखो प्रैक्टिस करते रहोगे, आप अपनी सिली मिस्टेक पर काम कर जाओगे। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे आपका क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो हमें बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी अगर जो व्यंजन है उसको हम स्वर रहित दिखाएंगे तो प्यारे साथियों उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका? हलंत का प्रयोग हम उसमें करते हैं। आगे 140 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण वाला विकल्प चुनिए। यानी जो आपका शक्ति शब्द दिया हुआ है, शक्ति शब्द दिया हुआ है तो शक्ति से हमारा क्या बन जाएगा? शक्तिशाली। क्या बन जाएगा आपका? शक्तिशाली बन जाएगा। प्यारे साथियों जो आपके 37 क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप हिंदी में 32 प्लस क्वेश्चन आप करके आए तो आप ये बोनस रहेगा। हिंदी में आप जितनी अच्छी कर दोगे, हिंदी हुई, स्टैटिक जीके हुई, देखो मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आ रहा हूँ जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों 141 4 विकल्पों में से रेखांकित सर्वनाम जो आपका ये कोई आपसे मिलने आया है, इसमें आपको कोई जो शब्द है ये आपका कौन सा सर्वनाम होगा? देखो प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता, प्रश्नवाचक होता तो कोई प्रश्नवाचक शब्द होता। संबंध ये बता नहीं रहा। निजवाचक शब्द आपके कौन से होते हैं? मैं हुआ, आप हुआ, ये आपके क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते। तो आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। इसका आंसर हम मार देंगे। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस चीज में हम काफी और चीजें आपको डिटेल में भी हम बताएंगे। देखो बात कर रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो थे इनकी रचना इनमें इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो देखो अभी मैं आपको पीछे भी बता चुका था, इनकी जो प्रिय प्रवास है इनकी रचना है। देखो झरना की बात करें तो झरना, आंसू, लहर ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना प्यारे साथियों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। देखो आगे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो हमारे किससे साहित्य से रिलेटेड चीजें हैं। देखो जो झरना रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना थी झरना। और जो अंधायुग रचना है, अंधायुग आपकी धर्मवीर भारती जी की रचना थी। धर्मवीर भारती जी की रचना थी प्यारे साथियों। और एक देखो बड़ा ही अच्छी बात बताया, जो धर्मवीर भारती थे ये आपके कहाँ से? प्रयागराज से संबंधित। इनका जो जन्म स्थान था कहाँ था? प्रयागराज था। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म स्थान था वो आपका कहाँ था? आपका जन्म स्थान इनका था आपका वाराणसी था। देखो जो आपकी प्रेम प्रलाप, एक रचना और थी आपकी प्रेम प्रलाप। तो ये देखो मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। देखो यही रचनाएं आएंगी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहाँ से थे? वाराणसी थे। अब प्यारे साथियों मैं आपको छायावादी कवि, देखो क्वेश्चन आ जाता है आपसे कई शिफ्टों में मेरे को देखने में मिला कि जो छायावादी कवि कौन थे? छायावादी युग के जो कवि थे आपके कौन थे? तो इसमें देखो आपका जयशंकर प्रसाद और आपके सुमित्रा नंदन पंत और एक आपके महादेवी वर्मा। देखो कई चीजों को कनेक्ट करूंगा मैं यहां से। महादेवी वर्मा और एक आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे साथियों एक एक चीज को लेकर आया हूं, केवल आपको ये नहीं कि समय खराब आपका किया जाए। अब देखो बात आती है कि जो आपके महादेवी वर्मा जी थी, जो आपकी ये क्या थे? देखो छायावादी युग के कवि थे।
जो महादेवी वर्मा जी थी, इनका आपका क्या था कि 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी आपसे पूछ लेता है। और किस रचना के लिए मिला? इनकी जो रचना थी प्यारे साथियों क्या थी? यामा। यामा इनकी रचना थी। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। बात करें तो हम सुमित्रानंदन पंत की, तो सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला। और कौन सी रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा। चिदम्बरा एक इनकी रचना थी, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार थे ये कब शुरू हुए? तो शुरू की बात करें तो ये 1965 से शुरू हुआ। और जो 1965 में ये मिला था जी कुरूप जी को ये सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करते हैं कि देखो 1972 के अंदर आप 1972 में प्यारे साथियों 1972 में आपका ये किसको मिला था? 1972 में आपको किसको मिला था? ये मिला था 1972 में आपका दिनकर जी को। और दिनकर जी की जो रचना थी वो आपकी कौन सी थी? जो दिनकर जी की जो रचना थी वो थी आपकी वो रचना थी आपकी उर्वशी। उर्वशी के लिए आपको किसको मिला था? दिनकर जी को ये आपका पुरस्कार मिला था। तो प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 1972 में दिनकर जी को ये पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 143 से 143 से क्वेश्चन से बात करते हैं। अभी एक मिनट। एक मिनट, गड़बड़ कर गया। नया सिस्टम है तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। एक मिनट साथियों। आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 143 है, ये आपसे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? निम्न में से कौन सा उपन्यास जो फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका रचना की थी, वो आपको कौन सा उपन्यास है? तो उसकी बात करें, उपन्यास की बात करें तो उनका कौन सा उपन्यास था प्यारे साथियों? उपन्यास था उनका मेला आंचल। मेला आंचल किसका उपन्यास था? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो मधुशाला जो रचना है, मधुशाला किसकी रचना है आपकी? हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला रचना है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये आपकी किसकी है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की आपकी मुद्रा राक्षस रचना है। और मृगनयनी रचना की बात करें तो ये आपकी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा जी की आपकी मृगनयनी रचना है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 144 की बात करते हैं। जो जो आपका क्वेश्चन नंबर 144 है, ये आपका किसने क्या कह रहा है?
कि ये कह रहा है निम्न में चारों में से कोई उपसर्ग उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं आते हों। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना तो उसमें उपसर्ग आए ना उसमें क्या आए, तो इसका हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे हम साथियों, तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 145 है। तो इसमें से कह रहा है 145 के निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से कोई एक शब्द चुनिए जो तद्भव शब्द है। तो देखो मैंने आपको बताया था ये छा से जो क्षत्रिय होता है, छा से क्षत्रिय है, ये आपका क्या है, जो छा से जो क्षत्रिय है ये आपका जिस शब्द के अंदर छा से क्षत्रिय आएगा वो आपका कैसा कैसा होगा, तद्भव शब्द होगा, सॉरी तत्सम होगा। और छा इसकी जगह हम क्या बोल देते हैं, खा कर देते हैं। तो मच्छिका को हम क्या बोलेंगे, मच्छी, मक्खी, मक्खी कर देंगे, या तो खा या छा में ये चेंज हो जाता है। आगे बात करते प्यारे साथियों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न के में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बना। यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका प्रत्यय से नहीं बना है। तो देखो शेरनी की बात करें तो देखो इसमें नी प्रत्यय है, देखो इसमें मैं, इसमें या प्रत्यय है, तो परिचय हमारा ऐसा शब्द है जो आपके प्रत्यय से आपका नहीं बना है। आगे बात करते हैं हम, पूछ रहा है आगे आपसे कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। देखो सन्यासी बैरागी, सन्यासी होगा तो इसका क्या हो जाएगा, पर गृहस्थ, जो गृहस्थ होता है इसका विलोम इसका हो जाएगा। आगे देखो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपका संधि विच्छेद कीजिए, नारी इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा, ये इसका क्या हो जाएगा, यही आपका इसका विलोम हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 149 है। ये कह रहा है निम्न के चार विकल्पों में से कोई उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत शब्द है तो नियत को हम क्या बोलेंगे, इच्छा बोलेंगे, नहीं बोल सकते हम इच्छा, नियत या निश्चित बोलेंगे, या तरफ या करीब। तो नियत क्या होता है आपका, निश्चित होता है नियत, कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि देखो समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, शरीर दिया हुआ है तो शरीर का जो होता है आंसर क्या हो जाएगा आपका, कलेवर, कलेवर इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आशा करता हूं कि जो हमारी ये सीरीज है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आप हिंदी के अंदर 32+ 32+ क्वेश्चन आप करके चलेंगे आप हिंदी के अंदर, तभी आप अपनी तैयारी को अच्छा मान के चलिएगा, चाहे आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हो। इसीलिए देखो मैं कम समय में देखो आपके लिए यूपी स्पेशल लेके आया। देखो स्टैटिक जीके हमारे चैनल में ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर वहाँ से आप कर सकते हो, 8 से 10 वीडियो है, यूपी स्पेशल की वीडियो है। अब मैं आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ कि जिसमें आप 37 में से अगर कम से कम आप फ्रेशर बच्चा भी है तो वो भी आपका 32 क्वेश्चन कर जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे तो आप उतना ही सिलेक्शन अच्छा कर लोगे। तो प्यारे साथियों आगे हम यही आशा करेंगे कि आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं और अधिक से अधिक पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।